नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ठीक है, तो जो ये सेल्यूकस निकेटर था, ये सिकंदर का प्रतिनिधि था पश्चिमोत्तर प्रांत में। ठीक है, वहाँ पर शासन कर रहा था। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। बाद में हालांकि संधि हो गई थी और उसके पश्चात सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए थे। देखिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में क्या दिया इसे? हेरात प्रांत या एरिया जिसे कहेंगे, और अराकोसिया, इसे कंधार कहते हैं आज के समय में, और जेड्रोसिया, ठीक है, और पेरोपनीसडाई, ये काबुल का क्षेत्र है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 प्रांत दिए थे दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को और अपनी बेटी की शादी की थी। तो ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 317 ए में दिया है, और बी में दिया है 315 ईसा पूर्व, और सी में दिया है 305 ईसा पूर्व। अभी हमने पीछे पढ़ा है 305 ईसा पूर्व, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। यूपीआरओ में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का मानचित्र दिया गया है, कब का? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दिया गया मानचित्र संबंधित है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है जो मानचित्र है आपका, तो अशोक से लेकर के और उसके शासनकाल के अंतिम समय तक का भूभाग है ये, जो मौर्य सम्राट अशोक के अंडर में था। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं थे? ये केवल पूर्वोत्तर के भाग नहीं थे, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये। ठीक है, बाकी नीचे जो है आपका केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ये भाग जो हैं दक्षिण वाले, ये अशोक के अंडर में नहीं थे। ठीक है, बाकी सब अंडर में थे अशोक के। और इधर पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान का एरिया भी मौर्य सम्राट अशोक के अंडर में था। तो ये जो बात कह रहा है, ये मौर्य सम्राट अशोक के संबंध में कह रहा है इस मानचित्र में। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी व्याख्या में कुछ खास नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ठीक है, तो ये अशोक के धर्म से संबंधित है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार। और अशोक के जो धर्म की परिभाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सुत्त से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये राहुलोवाद सुत्त। तो ये अशोक का धर्म है जी, ये आंसर हो जाएगा अशोक। अकबर नहीं है इसमें, रणजीत सिंह नहीं है, शिवाजी नहीं है, तो ये आंसर हो गया अशोक। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यावहारिक धर्म कहते हैं धर्म को, तो व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। अभी मैंने आपको बताया था, जो इससे पहला क्वेश्चन था
उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक के जो धम्म की परिभाषा है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नंबर 2 कथन दिया है इसने, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 वर्ष बाद लिखा है तो 14वें वर्ष में ही आ जाएंगे 13 वर्ष बाद। तो 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो दोनों ही कथन आपके ठीक हैं। यही पूछ रहा है कि जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, आपका ए आंसर हो जाएगा। और ये यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अशोक का धम्म का सिद्धांत बौद्ध शिक्षाओं की उसकी समझ पर आधारित है, जो नैतिक और आचारिक व्यवहार, अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान को महत्व देती है। ठीक है, तो अशोक ने जिस समय कलिंग युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद अशोक का जो हृदय है वो द्रवित हो गया था, क्योंकि महानरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान करने वाला धर्म है। इसी दृष्टिकोण से अशोक ने जो धम्म के विषय में बातें कही हैं तो वही इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो राहुलोवाद सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है जो बुद्ध द्वारा अपने पुत्र राहुल को दिए गए उपदेशों से संबंधित है। इस सूत्र को गेह विजय भी कहा जाता है, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। ठीक है, तो गृहस्थ जो थे वो बौद्ध उपासक के लिए परम उद्देश्य क्या था? स्वर्ग प्राप्त करना, न कि निर्वाण। देखो, निर्वाण में और स्वर्ग में क्या अंतर होता है? निर्वाण होता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर उसका आवागमन खत्म। ठीक है, वो रिंग से पार हो जाता है, फिर उसे दुनिया में वापस लौट के नहीं आना पड़ता। और जो गृहस्थ थे बौद्ध उपासक वो स्वर्ग को प्राप्त करते थे। ठीक है, तो उनका स्वर्ग प्राप्त करने का परम उद्देश्य था। तो अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि रिटायरमेंट के बाद जब IAS PCS बन के और रिटायर हो जाओगे तो आप स्वर्ग प्राप्ति की कामना करोगे या निर्वाण की। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, कतिपय इतिहासकारों ने अशोक के धम्म की परिभाषा का स्रोत राहुलोवाद सूत्र में मिलता है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार अशोक के धम्म का स्रोत सिगालोवाद सूत्र को भी मानते हैं। इस आधार पर कथन एक सही माना जा सकता है। देखिए, मैं जब ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है आगामी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष या 13 वर्ष बाद में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो उनके साम्राज्य में धर्म, नैतिक और धार्मिक आचार को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अफगानिस्तान भी था और बिहार तो मगध साम्राज्य की राजधानी ही पटना या पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना है नाम, और प्राचीन काल में जो है उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। श्रीलंका नहीं था। ठीक है, और कलिंग जो है जीत लिया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो देखिए, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ये भारत का जो वर्तमान दक्षिण भाग है। ठीक है, केरल और आपका तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ थे ये चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। यहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था। और
नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है आपका, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये जो था ये नहीं था। लेकिन आधुनिक पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान, ये पूरा क्षेत्र आपके अशोक के अंडर में था, अशोक साम्राज्य के अंडर में, और ईरान तक सीमा थी। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्याख्या, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, एक तो अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर, तो ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में जो राजवंश हैं इनमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, 3 इनमें से दे देता है, चौथा कोई और दे देता है। ठीक है, और दूसरे ये भी पूछ लेता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में कौन कौन से हैं, और कोड द्वारा चयन करवा लेता है आंसर। तो 2-3 डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहा है इसमें, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अभी हमने पढ़ा है जो द्वितीय वृहद शिलालेख है उसमें, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, द्वितीय मुख्य शिलालेख। यूपीपीसीएस मीन्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, व्याख्या क्या कहती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तो है शिलालेख, और दूसरे नंबर पर है स्तंभलेख, और तीसरे नंबर पर है गुहालेख। ठीक है, तो 3 प्रकार के इसके लेख हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। अच्छा, अशोक का जो द्वितीय वृहद शिलालेख है इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखने हैं आपको कि अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में कौन कौन से ये राजवंश हैं, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने। ए में दिया है अशोक ने, बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी में दिया है भगवान महावीर ने, डी में दिया है धन्वंतरी ने। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना वह धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। ठीक है, जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक जैसे व्यक्ति ने का भी हृदय द्रवित हो गया था इतने नरसंहार को देखकर। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अच्छा, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल या औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 में दिया है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। ठीक है, नंबर 1 तीर्थ यात्रा, नंबर 2 मोक्ष में विश्वास, नंबर 3 सी दिया है इसने देवनाम प्रिय की उपाधि, और डी में दिया है पशु चिकित्सालय खोले। तो जो हिंदू धर्म में आस्था से संबंध है इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सी है देवनाम प्रिय की उपाधि, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है और सी आंसर आपका हो गया। तो ये देवनाम प्रिय की जो उपाधि है ये अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा है, और ये जो देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय दस्सी, ये जो अशोक ने टाइटल लगाए हैं अपने नाम के सामने,
ठीक है। तो ये दारा प्रथम थे ईरान के सम्राट, वहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली थी। तो सी आंसर हो गया। और इसका जो व्याख्या है, अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। तो देखिए 273 में तो सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व हुआ था किसका, अशोक का। उसके लगभग सभी अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदसी या देवानाम प्रियदसी कहा गया है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ हैं ये, इनसे जानकारी मिलती है कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई और जो मोगालीपुत्तिस थे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो इसमें देखिए 2 और 3 ये आपके कोट बन जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा आपका। व्याख्या में लिखा है सिंगली अनुश्रुति और दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है। तो पाटलिपुत्र में की गई थी ये अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता अभी मैंने बताया मोगालीपुत्तिस ने की थी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है और वर्तमान समय में बिहार की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन थे, देखिए। ठीक है। तो ये तो कट हो गया। और अशोक ये बौद्ध मतावलंबी थे, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बिंदुसार क्या थे? आजीवक, तो ये भी कट हो गए। और चौथे दशरथ आ गए। दशरथ कौन थे? ये भी बौद्ध बन गए थे। ठीक है। तो 2 और 4 किस में है? डी में। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुक थे। ठीक है। तो ये रज्जुक कौन थे? इसमें दिया है ए में चोल राज्य के में व्यापारी, बी में दिया है मौर्य शासन में अधिकारी, सी दिया है गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग और डी दिया है सक्सेना में अधिकारी। तो जो रज्जुक थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। ठीक है। तो देखिए रज्जुक जो थे ये ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी और इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी थी। ठीक है। और इनके द्वारा पणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। ठीक। तो ये मौर्य साम्राज्य में थे रज्जुक। व्याख्या इसकी, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? ठीक है। तो प्रदेष्टा जो है ये आपका ए में दिया है राजस्व विभाग, बी में दिया है न्याय विभाग, सी में दिया है सैन्य विभाग और डी में दिया है आर्थिक विभाग। तो ये न्याय विभाग से संबंधित थे प्रदेष्टा। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मौर्य काल में प्रदेष्टा नामक 2 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम प्रदेष्टा वैसे अधिकारी थे जो अपराध रोकने के लिए जिम्मेदार थे तथा न्याय विभाग से संबंधित थे। द्वितीय प्रदेष्टा नामक अधिकारी का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में मिलता है। यह मंडल का
एक प्रमुख अधिकारी होता था। जैसे आज कमिश्नर होते हैं ना, जिन्हें हिंदी में आयुक्त कहते हैं, तो ये अशोक के अभिलेख और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें कमिश्नर कहा गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44 में है, सार्तवाह किसे कहते थे। ठीक है, तो सार्तवाह जो थे, नंबर ए में दिया है दलाल को, बी में दिया है व्यापारियों के काफिले को, और सी में दिया है महाजनों को, और डी में दिया है तीर्थयात्रियों को। तो सार्तवाह जो है व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। और इसकी जो व्याख्या है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कारवां को सार्तवाह की संज्ञा दी गई थी। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने में पांथों और अगुआ हो, या वह क्या है, सार्तवाह। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ठीक है, मौर्य प्रशासन का भाग कौन सा अधिकारी नहीं था। ए में दिया है अग्रहारिक, बी में दिया है युक्त, सी में दिया है प्रादेशिक, और डी में दिया है रज्जुक। ठीक है, तो देखिए रज्जुक भी थे, अभी हमने पढ़ा है, ये ग्रामीण प्रशासन और ग्रामीण न्यायिक मामले देखता था मौर्य प्रशासन में। और जो युक्त थे ये भी मौर्य प्रशासन से संबंधित है अधिकारी। और सी प्रादेशिक, ये भी अभी हमने पढ़ा है, ये आजकल जो जैसे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो मौर्य काल में प्रादेशिक जो है जिलाधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, तो आजकल जो जिलाधिकारी हैं वो मौर्य काल में प्रादेशिक कहलाते थे। अग्रहारिक ए, ये अग्रहारिक जो हैं, अग्रहार तो उस भूमि को कहा जाता था जो भूमि ब्राह्मणों को दान स्वरूप या अनुदान स्वरूप दी जाती थी और जिस पर कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, तो ये अग्रहारिक। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा इसमें, अग्रहारिक यही भिन्न है। बाकी प्रादेशिक, युक्त और राज्योक ये सब मौर्य साम्राज्य के अधिकारी हैं, मौर्य प्रशासन के। और इसकी व्याख्या है जी, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है ना, तीसरा ही अभिलेख है और 3 अधिकारी। ठीक, ये हैं तीनों जिला स्तरीय अधिकारी। नंबर 1 युक्त, ये जिले के राजस्व अधिकारी होते थे जो प्रादेशिक और राजुक के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, आज भी जो डीएम है वो कमिश्नर के अंडर में होते हैं, तो प्रादेशिक जो हैं ये कमिश्नर थे और इनके अंडर में ये युक्त थे। अच्छा, नंबर 2 पे दिया है रज्जुक। रज्जुक अभी हमने पढ़ लिया है। ये पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य देखते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, प्रादेशिक, इनको सामान्यतः जिले का प्रमुख प्रशासक कहा गया है। ठीक है, तो प्रादेशिक कौन थे ये, जैसे आजकल हमारे ज़िलों में जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम होते हैं, मौर्य साम्राज्य में इन्हें उस समय प्रादेशिक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ये जिला स्तर के अधिकारी थे, जिला स्तरीय। तो बी आंसर हो जाएगा आपका जिला स्तरीय प्रशासन। ठीक है, आईएएस प्री एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ए में दिया है हर्षवर्धन, बी में दिया है अशोक ने किया था ये। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं आप लोग, जहाँ से भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है। सारनाथ कहाँ है, ये वाराणसी में है। व्याख्या इसकी, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था।
इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंगों की आकृति बनी है जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि मौर्य युगीन जो स्तंभ है वो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आज का वीडियो अभी मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो का लाभ उठाने के लिए इसे प्लीज़ बार बार देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल सकेगा। और घटना चक्र का आप प्लीज़ जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी कर लीजिए अपनी पुस्तकों में। तो इस तरह से आप 3-4 बार जो रिवाइज करेंगे इसको भी सॉर्ट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपके तैयार हो जाएंगी। और लास्ट में 15 से 20% आपका मटेरियल बचना चाहिए, जिसका आप एक जो है लास्ट में माइक्रो नोट्स बनाएंगे और एग्ज़ाम से 1 माह पहले उसको जो है आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से कुशल रणनीति आवश्यक है एग्जाम में सफलता के लिए। व्याख्या इसकी, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंगों की आकृति बनी है जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि मौर्य युगीन जो स्तंभ है वो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आज का वीडियो अभी मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो का लाभ उठाने के लिए इसे प्लीज़ बार बार देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल सकेगा। और घटना चक्र का आप प्लीज़ जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी कर लीजिए अपनी पुस्तकों में। तो इस तरह से आप 3-4 बार जो रिवाइज करेंगे इसको भी सॉर्ट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपके तैयार हो जाएंगी। और लास्ट में 15 से 20% आपका मटेरियल बचना चाहिए, जिसका आप एक जो है लास्ट में माइक्रो नोट्स बनाएंगे और एग्ज़ाम से 1 माह पहले उसको जो है आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से कुशल रणनीति आवश्यक है एग्ज़ाम में सफलता के लिए।